यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बच्चों, सर्कुलर का लास्ट लेक्चर, कुछ सर्कुलर्स हमारे पेंडिंग है, वो भी हम खत्म करते हैं और माहौल बनते हैं शानदार वाला, क्योंकि दीज सर्कुलर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पज। ट्रस्ट मी, ये जो लगभग लगभग सर 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर है आपका, सर्कुलर का है 3 घंटे का मान लो सर, इसमें आप मिनिमम से मिनिमम सर 3 से 4 क्वेश्चंस 100% एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम के सर्कुलर से बचाइए। ओके, आओ बच्चों, अगला सर्कुलर हम पढ़ रहे थे सर। आइए, क्लेरिफिकेशन ऑन दी प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल फॉर कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब सबसे पहली बात तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं सर। सेकंड बात, कस्टोडियल सर्विसेज क्या होती है, ये दोनों समझ में आएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा बेटा। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स। यस, फॉरेन सिक्योरिटीज या फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स में जो इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन का इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब ये लोग क्या करते हैं बेटा सर, अपना एक शेयर्स ट्रेडिंग का, शेयर्स परचेज सेल का एक अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के अंदर, और सर बैंक प्रोवाइड करता है ये कस्टोडियल सर्विसेज। कस्टोडियल मतलब दे हेल्ड द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, जैसा आपका भी डिमेट अकाउंट होगा, अ काइंड ऑफ दैट ओनली बेटा, पढ़ना सर। तो वो कस्टोडियल सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये लिखा है सर। ओके, एक बार कस्टोडियल सर्विस और समझ लीजिए बेटा, उसके बाद आपका आंसर अपना पाएगा। बैंक्स एंटर इनटू कस्टोडियल एग्रीमेंट विद द FPIs, foreign portfolio investors, for provision of the custodial services. The main activity carried out by bank as a custodian is maintaining the account of the securities held by the foreign portfolio investors. Custodial services to FPIs involve, example के लिए, keeping investments safe and handling the transactions like buying and selling the stocks. Okay, जो फॉरेन कंट्रीज की जो स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल एसेट्स है, परचेज सेल करना उन अकाउंट के थ्रू होता है, सिक्योरिटीज को हेल्ड करना सर। दिस मेक्स इट इजियर फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री विदाउट वरिंग अबाउट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। उसका कोई उनको हेडेक नहीं रहता है, बैंक्स सारा ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती है, सो दैट सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर केवल इन्वेस्टमेंट में ध्यान दे पाए बेटा, है ना भाई। अब आप मुझे बताओ सर, तो कुल मिला के क्या हो गया, अ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज वाला अकाउंट हो गया बेटा। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई, अब इसके लिए कस्टोडियल सर्विसेज के लिए जो बैंक इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से चार्ज करता होगा, उन चार्जेस पर, उन सर्विस चार्ज पर प्लेस ऑफ सप्लाई का कौन सा प्रोविजन लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सर्कुलर। ओके सर, आपने और हमने पढ़ा हुआ है कि सरकार अगर बैंक आउट ऑफ इंडिया का है, इंडियन इन्वेस्टर इंडिया का है बेटा, क्लियर, तो सर दोनों पर्सन अगर इंडिया के हो तो सेक्शन नंबर 12 लगता है। सर सर्विस प्रोवाइडर बैंक वो आउट ऑफ इंडिया का है, सर्विस रेसिपिएंट कहाँ का बच्चों, इंडिया का, जो इंडियन इन्वेस्टर है बच्चा उसने फॉरेन के किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ, सॉरी ये कस्टोडियल सर्विसेज ले रहा है बेटा वो। अब सर 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का, सेक्शन नंबर 13 लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए बेटा। अच्छा, अब बैंकिंग सर्विस के लिए हमने स्पेसिफिकली पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8, उसका क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC टू इट्स अकाउंट होल्डर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर सर्विस सप्लायर का लोकेशन है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। अब ऐसे केस में पॉइंट आता है क्या ये कस्टोडियल सर्विसेज भी ये नॉर्मल अकाउंट होल्डर वाली सर्विस मानी जाएगी? यार आप मुझे बताओ, क्या है बैंकिंग सर्विस है क्या यार? दिस आर नॉट बैंकिंग सर्विसेज। क्लियर। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 जो आया था उसका क्लोज नंबर है दैट इज रिगार्डिंग बैंकिंग सर्विसेज, पर ये तो कस्टोडियल सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो बैंकिंग सर्विसेज है, इसलिए सर वहां पे सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 क्लोज नंबर 1 कवर नहीं लगेगा, और वहां पे बाय डिफॉल्ट प्रोविजन जो है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई का। क्लियर, समझे मेरी बात सर? यहां लिखा है साफ क्या कि सर यहां पे जो 13(8)(a) है, दिस कवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंक टू इट्स अकाउंट होल्डर, बट सर ध्यान देना बेटा, यहां पर जो सर्विसेज है वो कस्टोडियल सर्विसेज है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी है, कस्टोडियन वाली है बेटा,
बैंकिंग वाली नहीं है, इसे 13(8)(a) नहीं लगेगा। ये लिखा है 10 कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एफपीआईज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर, इसलिए सेक्शन 13(8)(a) नहीं लगेगा। और ऐसे केस में डिफॉल्ट प्रोविजन जो हमारा सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 है वो लगेगा प्लेस ऑफ सप्लाई का, और अकॉर्डिंगली सर डिफाइन होगा कि सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं बेटा। अब सप्लायर ऑफ सर्विस अगर बैंक आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया का है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बेटा, क्लियर, सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी रेसिपिएंट का लोकेशन, क्योंकि 13(2) बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा। और कस्टोडियल चार्जेस पे जो भी कस्टोडियल चार्जेस जो भी होंगे उस पर जीएसटी लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में बेटा, क्योंकि 13(2) लग रहा है पे बेटा। क्लियर, डन। तो कभी कभी क्या होगा बेटा, ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे देंगे एग्जाम में कि सर एबीसी इनकॉर्पोरेशन बैंक दे दिया, कोई भी नाम दे दिया बेटा, प्लस सर यहाँ पे दे दिया मिस्टर राजहंस, इन्होंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सर्विसेज लिए, कस्टोडियल सर्विसेज लिए, कहाँ से, फॉरेन की किसी बैंक से, इतना अमाउंट का कस्टोडियल चार्जेस उस बैंक ने चार्ज किया इनसे, बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन बना के दे देंगे बेटा। सो यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई योर प्रोविजंस ऑन दैट पर्टिकुलर केस। तो आप इनको केस स्टडी की तरह पढ़िए। सर्कुलर्स को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर एक सर्कुलर जो हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना सीखिए, सर्कुलर्स को सोल्व करिए, सर्कुलर्स को याद मत करिए बेटा। आइए, आई होप मजा आ रहा होगा सर्कुलर्स में, आई होप माहौल बन रहा होगा। एंड सर डू शेयर दिस लेक्चर्स ऑफ सर्कुलर विद ऑल योर फ्रेंड्स हुएवर इज डूइंग सीए फाइनल एग्जाम्स, जो अपीयर करने वाले हैं मई में, क्योंकि ये सर्कुलर्स के लेक्चर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, एंड एग्जाम में इनके क्वेश्चन बनना तय है। आओ बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डेटा होस्टिंग सर्विसेज provided by service providers located in India to cloud computing service providers located outside India. Okay, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का, सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का। सर्विस क्या है बेटा, वो तुम्हें समझाता हूं बच्चों में, एक एग्जांपल देता हूं बेटा मैं। डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का एक एग्जांपल ले बेटा। सर एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, जैसे वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है साहब। वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो डेटा होस्टिंग सर्विस देता है बेटा। डेटा होस्टिंग सर्विस क्या, 2 मिनट में समझाता हूं बेटा, रुकिए। अब क्या होता है सर, आज आईफोन आपके पास है मान लो, अब आपको पता है सर इतने फोटोज इतनी सेल्फीज हम ले लेते हैं कि हमने भले ही 128 GB वाला मोबाइल फोन खरीदा हो तो भी डेटा कम पड़ जाता है सर। अब हम क्या करते हैं, आई क्लाउड पे स्टोर करते डेटा। अब आई क्लाउड पे लिमिटेड डेटा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सर एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो आपको आई क्लाउड का सर्विसेज परचेज करना पड़ता है, हाँ है ना भाई, सो दैट आपका डेटा क्लाउड पे स्टोर है, कल को मोबाइल घूम गया कोई बात नहीं, हमारा डेटा रिकवरी वहां से हो जाएगा सर, होता ना मालिक। क्लियर, तो आप कहा जाते हो एप्पल के पास। अब क्या हुआ, ये है मान लो एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है बेटा। क्लियर, आप और मैं सर फाइनल सर्विस, सर फाइनल कंज्यूमर्स है बेटा, क्या लिख देता हूं, कंज्यूमर्स, जिसने आईफोन ले रखा है या सैमसंग का फोन है जो भी है सर, अभी आईफोन का एग्जांपल ले लो बेटा। आप जाते हो एप्पल इनकॉर्पोरेशन के पास कि आई क्लाउड की सर्विसेज हमको दे दो साहब। क्लियर, सर हम आई क्लाउड की सर्विसेज ले रहे हैं एप्पल से, जिसके अगेंस्ट हम इनको पेमेंट कर रहे हैं सर। अब सर एप्पल का खुद का क्या डेटा स्टोरेज है क्लाउड पर? अगर मान लो एप्पल के पास खुद का डेटा स्टोरेज नहीं है तो वो क्या करता है, एप्पल कॉन्टेक्ट करता है फॉर एग्जांपल वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कि सर हमारा डेटा वहां पे स्टोर रहेगा, उसके लिए हमको स्पेस चाहिए। क्लियर, तो सर ये जो वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये है डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, जिसके पास सर पूरा सर्वर है जहां पे क्लाउड पे बहुत डेटा स्टोर करने का स्पेस, इसके पास स्पेस है। इसने अपना एक ऑफिस बना रखा है जहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं सर, जनरेटर लगा हुआ है, बैकअप सिस्टम लगा रखा है, वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज वगैरह बहुत स्पीड से यहाँ पे होती है सर, सो दैट सर पूरा जो हम लोग ये अपनी सर्विसेज दे पाए किसको, एप्पल को, और एप्पल इतने सारे सब्सक्राइबर को आई क्लाउड की सर्विस दे पाए बेटा। क्लियर, तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, ट्रांजेक्शन बिटवीन एप्पल एंड वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बीच के ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं।
क्लियर? उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। समझे मेरी बात? आई होप ट्रांजेक्शन समझ में आया बच्चों। तो ट्रांजेक्शन सीखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम प्रोविजन पढ़ लेंगे, प्रोविजन तो आपने बहुत शिद्दत से पढ़े हुए सर। आई होप आपको ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया बेटा। हाँ ना मालिक? अब देखना ध्यान से बेटा, सर होता क्या है। सर यहां देखना बेटा, अंडर दिस बिजनेस मॉडल अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर मतलब एप्पल। एप्पल क्या हो गया बेटा इस वाले एग्जांपल में? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। क्लियर? जो सर हमको क्लाउड की सर्विस दे रहा है बेटा। ओके सर, वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गया बेटा? डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, वेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स विल यूज द डेटा सेंटर्स ऑफ DHSPs फॉर होस्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, सो दैट वो अपने कंज्यूमर्स को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे पाए। क्लियर? डेटा होस्टिंग सर्विस क्या होता है बेटा? अब DHSP इधर ओन्स द प्रीमाइसेस। कौन? मैं वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूं, जो डेटा स्टोरेज की सर्विस दे रहा है बेटा। owns premises for data centers और operates data center on leased premises। ये data center own करता है या इसको लीज पे ले रखा है इसने स्पेस बेटा। It independently procures infrastructure and human resources and handles, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये जस्ट बिजनेस समझाने के लिए बेटा आपके लिए सर, and handles all aspects of data center like rent, software, hardware infra, power, net connectivity, security, human resource, etc. even in case where some hardware is provided by cloud computing service providers, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। handles operations like infra monitoring, IT management and equipment management, etc. to provide the said supply of data hosting services to Apple cloud computing service providers। बच्चा हाँ है ना भाई, पूरा इंफ्रा इसने मैनेज कर रखा है। क्लियर? सर देर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन DHSP एंड द एंड यूजर्स और कंज्यूमर्स और सब्सक्राइबर ऑफ फॉरेन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम लोगों के पास जो iCloud हमने ले रखा है, स्टोरेज का सर्विस एप्पल से ले रखा है, हमारा कोई कॉन्टेक्ट वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नहीं है। अरे क्लियर मालिक? ठीक सर। DHSPs provide data hosting services to Apple on a web platform through computing and networking equipment for the purpose of collecting, storing, processing, distributing or allowing the access to large amounts of data। फिर डेटा होस्टिंग सर्विसेज आर नॉट पैसिव सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्टली इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी क्या? दैट इज नॉट इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी बेटा। क्लियर? comprehensive service related to data hosting which involves supply of various services by DHSP like operating data center, ensuring uninterrupted power supply, बैकअप जनरेटर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैकअप फैसिलिटी, फायरवॉल सर्विसेज ताकि कोई डेटा लीक नहीं हो पाए बेटा, फायरवॉल सर्विसेज मॉनिटरिंग, सर्विलेंस सर्विसेज फॉर एंश्योरिंग कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द सर्वर्स and related hardware etc. which are essential for CCSP to provide cloud computing services to end users और customers और subscriber। बच्चों आज iCloud पे आपका डेटा है तो आपको कभी भी एक्सेस करना तो हैंड टू हैंड एक्सेस होना चाहिए ना बेटा यार। ये वो कैसे हो पाएगा? जब डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर एप्पल को इस तरह का कॉन्टिन्यूस बेस पर एक अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा बेटा। दिस इज नॉट इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी बेटा। क्लियर? सर अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस क्या होती है बेटा? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स provide cloud based services, applications and software services to various end users। जैसे आपको और मेरे को क्लाउड स्टोरेज ले रखा हमने बेटा एप्पल का, एंड यूजर्स और कस्टमर्स और सब्सक्राइबर फॉर डेटा स्टोरेज, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रोसेसिंग, डेटाबेस एनालिसिस एंड डिप्लॉयमेंट सर्विसेज एटसेट्रा। इस तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं बेटा। The end users or customer subscriber access cloud computing services seamlessly over the internet through technology hosted on the data center बेटा। क्लियर? सर अब इसमें आता है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? विथ रिगार्ड टू डेटा होस्टिंग सर्विसेज इट इज ऑब्जर्व दैट सर डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड डेटा होस्टिंग सर्विस टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स on principal to principal basis on his own account and they are not acting as an agent or broker for facilitating supply of services between cloud computing service providers and their end consumers। देखो बेटा हम हो गए कौन? एंड कंज्यूमर्स। एक हो गया डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सर्विस दे रहे हैं किसको? एप्पल को। एप्पल कौन हो गया एक तरह से हमारे एग्जांपल में? CCSP क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्पल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर्स जो हम लोग मोबाइल फोन यूजर से या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ क्या ओके सर आप मुझे बताओ क्या ये सर्विस हमको दे रहा है क्या? नहीं।
क्लियर सर, ये डायरेक्ट सर्विस दे रहा है एप्पल को और एप्पल हमको सर्विस दे रहा है, हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपस में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि DHSP इज एक्टिंग एज एन एजेंट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर्स। न तो एप्पल कोई एजेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कोई एजेंट की तरह काम कर रहा है। देयर आर टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, वन बिटवीन DHSPs एंड वन बिटवीन CSSP एंड यूजर्स। क्लियर, data hosting services provided by DHSP to their cloud computing service provider cannot be considered in relation to the goods made available by the said CCSP to DHSP in India। सर जैसे आपको पता है कि सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, जब फिजिकल गुड्स, if the service provider needs the physical presence of the goods in respect of which a services are to be provided, तो जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो प्लेस सप्लाई होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, या कोई फिजिकल गुड्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए सर। Sir, DHSP does not need any physical presence of the goods to provide their services. Data hosting service providers cannot be considered service provided directly in relation to immutable property or physical premises। बेटा कोई directly in relation to immutable property या physical premises related कोई सर्विस ये नहीं है। इसीलिए सर यहाँ पे क्लियरली बोल दिया क्या, यहाँ पर न तो ये सर्विसेज रिलेटिंग टू immutable property है, न परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में आएगा। तो इसलिए सर इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखा, तो जनरल प्रोविजन विल अप्लाई। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 लगेगा, और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन वही प्लेस सप्लाई होता है। तो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो एग्जांपल के लिए हमने लिया था क्या, वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सर्विसेज दे रहा है किसको, एप्पल इनकॉर्पोरेशन को। क्लियर, तो यहाँ पे प्लेस सप्लाई क्या होगा, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 लगेगा। वेबवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया है बेटा। क्लियर, इन्होंने सर्विसेज दी इसको। क्लियर, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का, सर्विस रेसिपिएंट एप्पल आउट ऑफ इंडिया का, प्लेस सप्लाई भी रेसिपिएंट का लोकेशन दैट इज आउटसाइड इंडिया। क्लियर, और सर दोनों पर्सन सेम पर्सन के दो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट और सर्विस के स्कोप में अगर सारी कंडीशन पूरी होती तो आ जाएगा, और सर एक्सपोर्ट का बेनिफिट इसको मिलेगा अगर ये सारी कंडीशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 वाली पूरी करता है तो। क्लियर, पक्का, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। ये देखिए बेटा, इन टर्म्स ऑफ द अबाउट डिस्कशन, बस 1 मिनट का पॉइंट बचा है। It is inferred and clarified that the place of supply in such cases needs to be determined according to the default provision under section 13(2), that is the location of the recipient of service. Thus, where CSSP receiving data hosting services are located outside India, clear, Apple outside India beta, the place of supply will be considered to be outside India. Accordingly, data hosting services being provided by DHSP located in India to an overseas CCSP, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाली एप्पल कंपनी को सर्विस दिया, कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर अदर कंडीशंस फुलफिल होती है तो। क्लियर, आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल, शायद समझ में आया। अच्छा, सिंस यहाँ पे क्या टेक्निकल वर्ड्स काम आते हैं इसलिए मैंने एक एक वर्ड को डिफाइन करके आपको समझाया। आई होप मजा आया होगा, आई होप समझ में आया। क्लियर, और एग्जाम्पल भी मैंने आई क्लाउड का इसलिए दिया कि आपको बहुत अच्छे से रिलेटेबल हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं आई क्लाउड, क्लियर, आई क्लाउड एक स्टोरेज का मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, कोई भी सर्विस हो सकती है बच्चों। क्लियर, डन, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आइए बच्चों अगला सर्कुलर पढ़ते हैं, मस्त वाला पॉइंट है, सिंपल पॉइंट अब आगे वाले बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चों, रेट्रोकेशन सर्विसेज, कुछ नहीं सिंपल सा वर्ड है सर, गूगल देखोगे समझ में आएगा। री इंश्योरेंस, रेट्रोकेशन मतलब री इंश्योरेंस, जिसने री इंश्योरेंस किया है उसका री इंश्योरेंस इज कॉल्ड रेट्रोकेशन सर्विसेज। क्लियर, तो सर मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों, आपने और मैंने मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट जब पढ़ी थी वहां हमने पढ़ा था क्या सर, जैसे हट इंश्योरेंस स्कीम याद है बेटा, कैटल इंश्योरेंस फॉर स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, नाम याद आ रहे होंगे बेटा आपको सर। तो यहां पर जो वो जनरल इंश्योरेंस की स्कीम थी जिन पे एग्जामिशन था, फिर लाइफ इंश्योरेंस, आम आदमी बीमा योजना, जनरल बीमा योजना याद आया बेटा आपको, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय IRDA हैविंग सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवरेज ऑफ अप टू ₹2 लाख, एग्जामिशन है बेटा उनके प्रीमियम पर। तो सर ये हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें सर गवर्नमेंट अगर सारा प्रीमियम बोन कर रहा है तो वो प्रीमियम पे भी GST एग्जम्प्ट है बेटा। देन फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, ये ऊपर वाले 3 जो हमने इंश्योरेंस स्कीम पढ़ी है इनका अगर किसी ने री इंश्योरेंस किया है तो उस री इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी GST क्या है, एग्जम्प्ट है। री इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी GST एग्जम्प्ट है। अब सर मान लो सर ABC इंश्योरेंस कंपनी है जिसने ओरिजिनली इंश्योरेंस किया, इसने क्या किया, अपना रिस्क शेयर करने के लिए PQR इंश्योरेंस से री इंश्योरेंस कराया। अब PQR इंश्योरेंस ने भी री इंश्योरेंस इतना कर दिया कि खुद को रिस्क लगता है कि जिंदगी में अगर कुछ एक साथ हो गया तो हमारा क्या होगा, तो इसने XYZ इंश्योरेंस से वापस से री इंश्योरेंस कराया। तो दैट री इंश्योरेंस जो है उसको बोलते हैं रेट्रोकेशन।
और उसके लिए जो इसने प्रीमियम चार्ज किया होगा उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। क्लियर। एबीसी इनकॉर्पोरेशन ने जो वो 3 स्कीम जो अलग अलग 3 पॉइंट थे उसमें जो प्रीमियम लिया है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। उनका री इंश्योरेंस किया पीक्यूआर ने, उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। उनका री इंश्योरेंस किया एक्सवाइजेड ने, उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। वो इस पॉइंट में कवर किया बेटा। एज पर IRDA री इंश्योरेंस रेगुलेशंस 2018, रेट्रोकेशन मींस a reinsurance transaction whereby a part of the assumed reinsurance risk is further ceded to another Indian insurer or a क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस कंपनी। आया ना भाई, कुल मिला के सर अगेन री इंश्योरेंस जो है वो उसका वापस से री इंश्योरेंस हो रहा है। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री नंबर 36A जो री इंश्योरेंस वाला था, सर द टर्म री इंश्योरेंस ऑल्सो इंक्लूड्स रेट्रोकेशन सर्विस। और सर XYZ इंश्योरेंस कंपनी ने जो रेट्रोकेशन सर्विसेज दिए फॉर री इंश्योरेंस ऑफ री इंश्योरेंस, उस पर भी जीएसटी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा और जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। सरकार आइए अगला सर्कुलर बच्चों, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला बेटा। अब मालिक क्या होता है, जैसे कोई मॉल है बड़ा जिसमें आपने एक शोरूम रेंट पे ले रखा है बेटा। समझना बात को ध्यान से, एक हेडिंग पढ़ लो सर, मैं फिर इसको कंटिन्यू करता हूं पॉइंट को, एग्जांपल को। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रियल एस्टेट कंपनीज, मॉल्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एटसेट्रा टू देयर लेसीज और ऑक्यूपेंट्स। एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई शॉपिंग मॉल है बेटा, ओबरॉय मॉल मुंबई में। उस मॉल में आपने कोई शॉप, कोई शोरूम रेंट पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है बेटा। क्लियर। अब लीज का या रेंट उस शॉप के लिए जो रेंट है वो रेंट है कितना, सपोज ₹10 लाख। अब 10 लाख रेंट है। अब इसके अंदर साथ में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इंक्लूडेड है या चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड है, या फिर मान लो जितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी पूरे महीने में, आपके लिए सब मीटर लगा दिया अलग से, जितनी यूनिट्स आपने शोरूम में कंज्यूम करी होगी उसका ₹20 पर यूनिट आपसे चार्जेस ले रहा है वो मॉल वाले बेटा, या जो शॉप का ओनर है वो बेटा। तो सर रेंट तो है 10 लाख रुपए फिक्स, प्लस मान लो आपने इस बार जो यूनिट्स कंज्यूम करी है वो करी है कितनी बेटा, सर सपोज 10,000 यूनिट्स। अब 10,000 यूनिट्स का ₹20 के हिसाब से कितना हो गया बेटा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इज द चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नाउ पॉइंट कम्स कि सर जीएसटी कितने पे लगेगा, क्योंकि सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्या इसको एग्जेम्प्ट मानेंगे या क्या करने का, जीएसटी लगाने का कि नहीं लगाने का। क्लियर। तो सर यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि मेरे मालिक यहाँ पे जो 2 लाख रुपए ले रहे हो, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ रेंटिंग और लीजिंग सर्विसेज। क्लियर। अब वह भले ही चार्जेस अलग से आपसे रिकवरी किया है, पर इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर है तो जीएसटी लगता है, तो पूरे 12 लाख पे जीएसटी लगेगा, कंसिडरिंग इट एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर। हाँ, अगर मान लो जो लाइट का बिल आया है एक्चुअली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है उनसे, वो अगर उन्होंने एज अ प्योर एजेंट एक्चुअल चार्जेस ही आपसे रिकवर किए होते बेटा, जैसे सपोज आपने 10,000 यूनिट्स कंज्यूम करी है बेटा, और आपसे मैंने इस एग्जांपल में जो चार्ज लिया था वो था कितना, ₹20 पर यूनिट, जबकि एक्चुअल जो चार्जेस थे डिस्कॉम्स के, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, वो था ₹10 पर यूनिट बेटा। तो होना था कितना बेटा, 1 लाख। अब अगर वो मॉल वालों ने या रियल एस्टेट कंपनीज ने या एयरपोर्ट ऑपरेटर ने जिसने दुकान आपको लीज पे दी है, उसने आपसे एक्चुअल बेस पे ही रिकवरी करी होती जस्ट एज अ प्योर एजेंट, मतलब 1 लाख रुपए ही लिया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटा आपसे, तो ऐसे केस में वैल्यू से उसको एक्सक्लूड करते हैं, कंसिडरिंग इट एज प्योर एजेंट। रूल नंबर 32 में पढ़ा हुआ बेटा, हाँ ना भाई, सर 33 सॉरी। तो ऐसे केस में उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते और 10 लाख पे जीएसटी लगता, पर उन्होंने अगर एक्स्ट्रा चार्ज लिया है तो पूरा 2 लाख विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ रेंटिंग सर्विस, और रेंटिंग पे जीएसटी लगता है उतना लग जाएगा इस पे भी बेटा। क्लियर, डन। ये कंक्लूजन है, ये पॉइंट आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। आइए बच्चों में पढ़ा देता हूं आपको। इट इज क्लैरिफाइड दैट whenever electricity is being supplied bundled with the renting of immovable property and or maintenance of premises, जैसे आपने एयरपोर्ट पे कोई दुकान लीज पे ले रखी बेटा, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपसे चार्ज करती बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेटा। क्लियर सर, सेम वे इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड शैल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड और मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस, एंड supply of electricity is ancillary supply
इवन इफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिल्ड सेपरेटली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, द सप्लाईज will constitute a composite supply and therefore the rate of principal supply, that is GST rate on renting of immutable property and or maintenance of premises would be applicable और उस पे GST लगेगा. क्लियर, डन. पर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय रियल एस्टेट ऑनर्स, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मतलब हाउसिंग सोसाइटीज, रियल एस्टेट डेवलपर्स एटसेट्रा, जस्ट एज अ प्योर एजेंट, it will not form part of वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे ऐसे केस में. क्लियर, अगर एज अ प्योर एजेंट वो काम करे तो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ देयर सप्लाई. फर्दर एनी चार्ज, फर्दर वेयर दे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ऑन एक्चुअल बेसिस, दैट इज they charge the same for amount of electricity from their lessee or occupants as charged by the state electricity board or discoms from them, they will be deemed to be acting just as a pure agent for the supply and sir उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे और 10 लाख पे जीएसटी लगेगा. आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. क्लियर, दोनों में क्लियरली आपको डिस्टिंग्विशन समझ में आ गया. अगर एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने या डिस्कॉम कंपनी ने आपसे जो चार्ज किया है उतना की उतना अमाउंट आप रीइंबर्समेंट ले रहे हो, किससे, लेजी से, ऑक्यूपेंट से, तो उसको प्योर एजेंट मानेंगे, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे. पर आपने ओवर एंड अबाउट दैट अमाउंट अगर चार्ज लिया है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो आपने पूरा कलेक्ट किया उनसे ₹20 पर यूनिट के हिसाब से बेटा इस एग्जांपल में, तो पूरा 2 लाख विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ दी रेंटिंग ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस सर्विस और उस पर पूरा जीएसटी लग जाएगा जो नॉर्मल लगता है बेटा. क्लियर, डन. आओ बच्चों, नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज टू कॉलेजेस. सर कॉलेजेस को अगर आपने, सर यूनिवर्सिटी ने अगर कोई एफिलिएशन दिया है उसके लिए एफिलिएशन चार्जेस लिया है, तो हमने पूरा मेगा एग्जीबिशन पढ़ा हुआ है एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में, कहीं इस तरह का एग्जीबिशन नहीं था और जीएसटी लग जाएगा बेटा. तो सर द एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आर नॉट कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द एग्जीबिशंस प्रोवाइडेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दस जीएसटी इज एप्लीकेबल. सेम वे इसी तरह का एफिलिएशन अगर दिया है किसको, स्कूल्स को, तो वो भी कहीं एग्जम्प्ट नहीं है, जीएसटी लग जाएगा. पर अगर गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन दिया है तो हमने पढ़ा था इस बार सर अमेंडमेंट, और हमने पढ़ा था क्या कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए एफिलिएशन चार्जेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट किया है, तो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा जो भी अदर स्कूल है उनके लिए भी जीएसटी लग जाएगा. अगला सर्कुलर वही है बेटा, पढ़ो. एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया या स्टेट बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, और काउंसिल्स और अदर सिमिलर बॉडीज ने स्कूल को अगर एफिलिएशन दिया है कोई और एफिलिएशन चार्जेस दिया तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा. केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए एग्जम्पशन दिया, हम पढ़ रहे बेटा. द एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल बोर्ड्स और काउंसिल्स और अदर सिमिलर बॉडीज आर नॉट कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड टू दी स्कूल्स एंड दस जीएसटी इज एप्लीकेबल. बट फर्दर सप्लाई ऑफ, जो एग्जम्पशन वाला पॉइंट था मैंने रिपीट किया है बेटा, फर्दर एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय central and state electricity boards or councils or other similar bodies by whatever name called to government schools, जो हमने एग्जामिनेशन में अमेंडमेंट इस बार पढ़ा था बेटा, that is schools established, owned or controlled by central government, state government, union territory, local authority, governmental authority or government entity are exempted from GST via a separate exemption entry in the exemption notification. तो केवल गवर्नमेंट स्कूल को जो एफिलिएशन चार्जेस चार्ज किए उस पर जीएसटी नहीं है, बाकी प्राइवेट स्कूल वगैरह जो हो गए इन सब पे एफिलिएशन चार्जेस पे भी जीएसटी लगेगा क्योंकि वो कई एग्जीबिशन में कवर नहीं है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट है बेटा ये. ओके, डन. आओ बच्चों, डीजीसीए सरकार, हमने सर नेविगेशन के रिगार्डिंग एक सर्कुलर पढ़ा था, सेम सर्कुलर अभी सर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटा पढ़ना बेटा. एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन approved flying training courses conducted by flying training organization approved by DGCA. कुल मिला के गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोर्स है बेटा ये, और उसके लिए अगर आपको कोई फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें सर्टिफिकेट इज कंपलसरी, जिसके बिना आपको ये सर फ्लाइंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हाँ है ना भाई, अप्रूव्ड, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, तो ऐसे केस में वो क्या हो गया, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आ जाएगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. तो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया कि सर डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं उसके लिए जो फीस चार्ज किया है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा बेटा. ओके, अब ये स्पेसिफिक फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं बेटा. सेम हमने नेविगेशन वाला भी पढ़ा हुआ सर्कुलर, सेम पॉइंट अभी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया, पढ़ लो इसको.
The DGCA not only approves the FTOs, FTO मतलब Flying Training Organizations, but also Flying Training Courses, courses को भी approve करता है, and mandates the requirement of course completion certificate. अब कोर्स जैसे आपने GMCS ट्रेनिंग करना होता है, ITUT करना होता है, it is a part of a curriculum ना to obtain CA degree. Same way, सर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इनमें पार्टिसिपेंट्स को तभी जाके उनको डिग्री या रिकॉग्निशन मिलेगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम. क्लियर? तो ऐसे केस में उन स्टूडेंट से, उन पार्टिसिपेंट से जो फीस लिया उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा बेटा. टू बी इशू टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एंड द रूल्स प्रिस्क्राइब देयरअंडर बेटा, दिस सर्टिफिकेट इज कंपलसरी. देयरफॉर द अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज conducted by FTOs, Flying Training Organization, approved by DGCA, wherein DGCA mandates the requirement of completion certificate are covered under the exemption because such institutions are covered under the scope of educational institution, क्योंकि वो provide कर रहे हैं part of the curriculum, ऐसा course, ऐसा education which is a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by law for the timing in force. इसलिए सरकार वो कोर्स जो है वो भी क्या हो गया बेटा, अब सर वो कोर्स अप्रूव्ड कोर्स हो गया, तो वो इंस्टीट्यूट भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आ जाएगा और उसने जो सर्विसेज दी है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा. भारत माता की जय. क्लियर? डन. सरकार अब एक खुश खबर आपके लिए, सर जो लास्ट सर्कुलर उसको काट दीजिए बेटा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में इस सर्कुलर को नहीं रखा है. ओके माहौल. अब सर एक सर्कुलर जो मैंने आगे समरी बुक में जीटीए वाला चैप्टर नंबर 1 में इंसर्ट करते था, वो भी सर्कुलर आपको पढ़ा देता हूं. मेन बुक में वो मैंने सर्कुलर इन सर्कुलर के साथ में सेकंड नंबर पे रखा था बेटा, वो मैं आपको बताता हूं समरी बुक के अंदर. आइए स्टार्टिंग में समरी बुक के बेटा, ये आ गए हम. ये समरी बुक के अमेंडमेंट का फर्स्ट पेज बेटा, ये रहा सर्कुलर बच्चों. एक्चुअली क्या था, यहां पर हमने जीटीए वाला एक सर्कुलर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था सर, जो समरी बुक में पहले भी था, मेन बुक में भी पहले भी था बेटा. उस सर्कुलर में कुछ कंट्रोवर्शियल बात थी बेटा, उस कंट्रोवर्शियल बात को खत्म करने के लिए नया सर्कुलर ऐड कर दिया गवर्नमेंट. अब सर क्या होता है, जीटीए जो होते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, दे प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विसेज, अलोंग विद दैट दे आल्सो प्रोवाइड लोडिंग अनलोडिंग, दे आल्सो प्रोवाइड पैकिंग अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट सर्विसेज, टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं लोग. तो सर इसलिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, ऑल दीज एक्टिविटीज इफ द जीटीए इज प्रोवाइडिंग along with the transportation of goods की services, तो these are part and parcel of the transportation services, these are ancillary and incidental services to transport of goods की services. और सर इसको कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स की सर्विसेज, और इसको पूरे के पूरे को ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की में क्लासिफाई करेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वही इन पे लगेगा. भले ही, अब ध्यान सुनना, भले ही इनवॉइस में ये चार्जेस, ये जो एंसिलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटी के चार्जेस है वो सेपरेटली मेंशन करे या कॉम्बो बना के एक सिंगल चार्ज लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भले ही दो अलग अलग बिल इशू कर दे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता. पहले जो सर्कुलर इशू हुआ था उसमें क्या था, दो अलग अलग बिल इशू अगर किए हैं तो ऐसे केस में जीटीए सर्विस को अलग क्लासिफाई करेंगे और एंसिलरी एक्टिविटी को अलग क्लासिफाई करेंगे, उस पर 18% टैक्स लगेगा नॉर्मल रेट, और जीटीए पे 5% टैक्स. क्लियर? तो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई करके बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, दो सेपरेट बिल इशू किया हो, सिंगल बिल इशू किया हो, चार्जेस एक साथ लिखे हो, अलग अलग लिखे हो, वी डोंट केयर. अगर जीटीए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होगा, और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, उसी में क्लासिफाई करेंगे, बात खत्म. हाँ, आप ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रहे हो, आप केवल लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, आप केवल पैकिंग अनपैकिंग कर रहे हो, आप केवल स्टोरेज कर रहे हो सर, तो वहां पर वो सेपरेट सर्विस मानी जाएगी. वहां पे आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे नहीं रहे हो ना बेटा यार. ट्रांसपोर्ट के साथ में अगर ये सर्विसेज दी है तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा. ये सर्विस अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, तो देयर इज सर बात अलग हो जाएगी, देयर इज टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बेटा. क्लियर? अब पढ़ो बेटा इसको, अब मजा आएगा बेटा आपको. इट इज क्लेरिफाइड दैट, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग समरी बुक या एग्जिस्टिंग मेन बुक अगर पुराना एडिशन है तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में मैंने मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के टॉपिक के बाद में जो सर्कुलर दे रखा जीटीए वाला वो कट कर देना और वहां पे ये सर्कुलर ऐड कर देना बेटा. ओके, इट इज क्लेरिफाइड दैट ancillary or incidental services provided by GTA in the course of transportation of goods by road, such as loading, unloading, packing and packing, transshipment, temporary warehousing, etc., will be treated as composite supply for transport of goods. The method of invoicing used by GTAs will not generally
will not generally alter the nature of the composite supply of service. This is very important line क्योंकि previous circular में confusion था. That is, charges for such ancillary or incidental services are in the nature of are charged separately, whether in the same invoice or separate invoice. It will not alter the nature of the composite supply of service and will be treated as composite supply of transport of goods only. क्लियर? और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस में ही क्लासिफाई करेंगे. पिक्चर खत्म. तो सर इन केस आपने दो सेपरेट बिल भी इश्यू किए हो, सेम बिल इश्यू किया, उसमें चार्जेस अलग अलग भी लिखे हो, वी डोंट केयर. दो सेपरेट बिल भी लिख दिए, वी डोंट केयर. अगर अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन आपने ये सर्विसेज दी है तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, जहां पे प्रिंसिपल एलिमेंट विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स की सर्विस. बेटा क्लियर? सर ध्यान दीजिए, जीटीए सर्विस पे 5% टैक्स, अदर सर्विस पे नॉर्मल 18% टैक्स. तो सर पब्लिक में एक्स्ट्रा टैक्स बढ़न जा रहा था, अगेन डिपार्टमेंट भी एक्स्ट्रा टैक्स मांग रहा था जीटीए से. तो सर इस बार अगेन सर जनता की भलाई के लिए, इंडस्ट्रीज के फायदे के लिए अगेन गवर्नमेंट ने क्या किया, फेवरेबल सर्कुलर दिया और सर्कुलर देके बोला कि मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, आप ट्रांसपोर्ट वाला काम नहीं कर रहे हो, आप केवल लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, आप केवल पैकिंग अनपैकिंग कर रहे हो, ये अदर सर्विस दे रहे हो केवल आप, तो बात अलग होगी बेटा. However, if such services are not provided in the course of transportation of the goods and are invoiced separately, then these services will not be treated as कंपोजिट सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, और इन सर्विस को अलग क्लासिफाई करेंगे और रेस्पेक्टिव रेट से टैक्स लगेगा. बेटा है ना भाई? इसी के साथ भारत माता की जय. और इसी के साथ ये सारे सर्कुलर्स जो मैंने आपको एक साथ कंबाइन करके अलग से दे रखे थे, ये सारे खत्म होते हैं अब. ट्रस्ट मी बच्चों, सर लगभग 2.5 आवर हुआ है सर, पर इसमें जो अपन ने पढ़ा है, आपने अगर इसको ढंग से शिद्दत से याद समझ लिया, दिल में उतार दिया, सर ट्रस्ट में इतनी दुआओं दोगे एग्जाम में, मजा आएगा आपको भी और मेरे को भी बेटा. क्लियर? सर डू रीड ऑल दी सर्कुलर्स एट योर एंड. अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से अपने दिल में इनको उतार दीजिए, क्योंकि ये सर्कुलर्स बहुत काम के एग्जामिनेशन में आएंगे. क्लियर? मुझे ऐसा लगता है लाइफ में तो रोज काम आएंगे बेटा आपको ये. क्लियर? स्टे प्लेस्ड, अच्छे से पढ़ाई करें. और हाँ सर, मैं एक सेपरेट वीडियो और डाल रहा हूं. एक केस लो है सफारी रिट्रीट्स नाम से, जो केस लो आपके लिए इंस्टीट्यूट ने इस बार आपके सिलेबस में रखा है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रिगार्डिंग ब्लॉक क्रेडिट कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड बेटा. उसका मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल रहा हूं, वो जरूर देखिएगा. साथ में ये सर 3 वीडियो सर्कुलर के और वो केस लो वाला क्वेश्चन सर का वीडियो जो 15-20 मिनट का 10 मिनट का होगा सर. क्लियर? जरूर देखिएगा. इनसे बहुत अच्छे स्कोर आपके एग्जाम में होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. और अगर मजा आ गया हो लेक्चर्स में, माहौल बन गया हो, तो कमेंट के अंदर जरूर माहौल जबरदस्त शानदार लिख देना बेटा, दिल खुश हो जाएगा. ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच. अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त होकर पढ़े, खुश होकर पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड दुआओं में जरूर याद रखना, वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस. ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू.